हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिया यादव और आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले की जो मेरी वीडियोस हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर, वो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ आप उसको देख लीजिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो अच्छे से बनी रहे। हम इसमें सेक्शन नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, तो सेक्शन नंबर 4 को सबसे पहले रीड करेंगे, देखेंगे और देन उसको अपनी लैंग्वेज में ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर 4 जो है वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अभी तक आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ आई होगी, हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको समझते हैं। इसमें बोला गया है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। क्या बोला गया है? फैक्ट जो कि इशू नहीं है आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट एंड इशू, और कनेक्ट है किससे? फैक्ट एंड इशू से। और अ रिलेवेंट फैक्ट, यानी कि फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है और रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है और कोई सेम ट्रांजेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, देन दे आर रिलेवेंट। यानी कि वो फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू नहीं है और फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है, रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है और एक ट्रांजेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो रेलिवेंट कंसीडर किए जाएंगे। ओके, पहले हम इतना समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। अगर हम इसको समझें तो हम ये बोल सकते हैं एक फैक्ट जो कि इशू नहीं है, कनेक्ट है फैक्ट एंड इशू से और रिलेवेंट फैक्ट से, और एक सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्म करेगा तो वो कंसीडर किया जाएगा रेलेवेंट। अब कौन से फैक्ट एंड इशू नहीं होते? फैक्ट एंड इशू को समझना पड़ेगा अगर हमें फैक्ट नॉट इन इशू समझना है तो फैक्ट एंड इशू को समझने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया था। एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं कि फैक्ट एंड इशू एक्चुअल में क्या है। फैक्ट एंड जो इशू है ये सब्सटेंटिव लॉ को आंसर करता है, सब्सटेंटिव लॉ को आंसर करेगा। फैक्ट एंड इशू क्या करेगा? सब्सटेंटिव लॉ को आंसर करेगा। वो बताएगा कि सब्सटेंटिव लॉ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको, जैसे अगर ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी का क्या किया? मर्डर कर दिया, इसको किल कर दिया। अब जो फैक्ट एंड इशू है वो क्या होगा कि क्या ए ने बी को मारा? दूसरा, ए जो बी की डेथ हुई है वो ए की वजह से ही हुई है। ए ने जो बी को मारा, क्या अननोइंगली मारा या इंटेंशन के साथ मारा, है ना? और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पता चलती है? देखो, ये सारी चीज़ें आपको बीएनएस में पढ़ाई जाती हैं, भारतीय न्याय संहिता में पढ़ाई जाती हैं, है ना? जिससे आपको पता चलता है ये मर्डर है या कल्पेबल होमोसाइड है ना? तो ये चीज़ आपको, यानी कि सब्सटेंटिव लॉ का ही तो आंसर दे रही है। यानी कि जो क्वेश्चन सब्सटेंटिव लॉ का आंसर कर रहे हैं वो फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं? अरे रिलेवेंट फैक्ट को समझना है तो बेटा रिलेवेंट फैक्ट जो है वो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 में ही तो समझाए गए, इसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, यानी कि ये जो बीएसए हम पढ़ रहे हैं इस बीएसए में ही तो बताया जा रहा है कि रिलेवेंट फैक्ट क्या है। यानी कि सेक्शन 3 से लेके 50 तक हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को ही समझ रहे हैं, और अभी जो हमने डिस्कस किया इस बारे में, ये जो फैक्ट है ये भी क्या कहलाएगा? रिलेवेंट कहलाएगा। अरे सेक्शन नंबर 4 में ही तो समझ रहे हैं हम, है ना? तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी जजमेंट कोर्ट देता है वो रिलेवेंट कब होते हैं, जब कोई थर्ड पर्सन ओपिनियन दे रहा है वो कब रिलेवेंट है, किसी पर्सन का कैरेक्टर कब रिलेवेंट हो जाता है, कब एक फैक्ट जो कनेक्ट होता है वो कब रिलेवेंट हो जाता है, यही तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 4 में। आने वाले जो सेक्शन है 14 तक हम उन सब में यही पढ़ने वाले हैं। तो राइट नाउ जो सेक्शन नंबर 4 था हमने उसको समझा कि जो फैक्ट एंड इशू नहीं है, मतलब कि वो फैक्ट जो कवर नहीं कर रहा सब्सटेंटिव लॉ के क्वेश्चंस के आंसर को, ठीक है, वो फैक्ट अगर कनेक्ट है किससे? फैक्ट एंड इशू से। अगर कनेक्ट किससे है? रिलेवेंट फैक्ट से, और किसमें? सेम ट्रांजेक्शन में फॉर्म कर रहा है तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में, जैसे मान के चलो ये है हमारा फैक्ट इन इशू, ठीक है, इस फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड कोई है फैक्ट। ओके, ये फैक्ट अगर इससे कनेक्टेड है मतलब कि ये क्या हो सकता है? रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? रिलेवेंट फैक्ट। अब इसी रिलेवेंट फैक्ट से दोबारा कोई फैक्ट कनेक्टेड है
तो ये फैक्ट भी क्या हो जाएगा, ये फैक्ट भी रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, है ना। ऐसे कितने एक्सटेंट तक हम सारे फैक्ट जो कनेक्टेड है रिलेवेंट फैक्ट से या फैक्ट एंड इशू से हम उनको रिलेवेंट कंसीडर करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है ना माइंड में कि भाई किस एक्सटेंट तक हम इस चीज़ को खींच सकते हैं, किस एक्सटेंट तक हम उस फैक्ट को रिलेवेंट मान सकते हैं। तो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि ये जज पर डिपेंड करेगा। ओके, ये जज की विजडम पर, जज की नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि किस फैक्ट तक हम मानेंगे कि ये जो फैक्ट है ये रिलेवेंट है इस केस लॉ से रिलेटेड। ओके, एक क्वेश्चन हमें समझ आया कि भैया फैक्ट कब तक हम रिलेवेंट मान सकते हैं, जब वो कनेक्टेड हो रिलेवेंट फैक्ट से या फैक्ट एंड इशू से। अब हमारे माइंड में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भैया ये ट्रांजेक्शन मतलब क्या है। सेम ट्रांजेक्शन बोल रहा है, सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है, सेम ट्रांजेक्शन आपने मोस्टली एक बीएनएस में एग्जांपल सुना होगा कि जैसे मान के चलिए एग्जांपल ऐसा था कि 4 पर्सन होते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये चारों गए हैं चोरी करने के पर्पस से, चोरी करने के पर्पस से जाते हैं। जो डी है वो तो कार में बैठ जाता है, ये डी कार में बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये जो 3 है ये चले जाते हैं। जब ये जाते हैं किसी घर में चोरी करने के लिए तो वहाँ घर का जो पर्सन होता है वो ए को दिख जाता है, ठीक है। अब ए को दिख जाता है तो ए क्या करता है, उसका मर्डर कर देता है, उसका क्या कर देता है, मर्डर कर देता है उस चोरी के दौरान, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो डी है वो क्या करता है, इन तीनों का अभी वेट कर रहा है और ये तीनों क्या कर रहे हैं, आग लगाकर उस घर से भागे हैं, ठीक है। ये तीनों ने क्या किया, आग लगा के उस घर से ये भागे। अब जब ये तीनों घर से भागे, डी ने तो देखा ना कि आग लगाई है, स्टिल डी वेट कर रहा है और जैसे ही ये तीनों आ जाते हैं ये गाड़ी लेके भाग जाता है, ठीक है। यानी कि अब जो फैक्ट एंड इशू है वो तो ये होगा ना कि भाई जलाया मारा उससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन ये जो डी भागा, ठीक है, इनको लेकर, ये क्या है भाई, सेम ट्रांजैक्शन ही तो है, मतलब कि ये जाना आना मारना जो कुछ भी है इससे ही तो रिलेटेड है, इस घर को जलाने से और लोग इस इंसान को मारने से रिलेटेड, कि भाई क्यों भागे। अगर कनेक्ट करोगे तो एक सेम ट्रांजैक्शन पता चल रहा है ना। अगर सीधे बोला जाए डी ने गाड़ी में बैठाल के ए बी सी को लेकर गया, जो डी है वो अपनी गाड़ी में ए बी सी को लेकर गया, तो इसमें कुछ भी बात नहीं बनेगी, है ना, ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन जब आप इसको इससे कनेक्ट कर दोगे, इस वाले इंसिडेंट से कनेक्ट कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक सेम ट्रांजैक्शन बन के क्राइम हो जाएगा, है ना। यानी कि जब फैक्ट क्या हो जाता है, जो फैक्ट एंड इशू है भी नहीं, ये वाला फैक्ट था ना, डी का गाड़ी में बैठालना एक फैक्ट था ना कि फैक्ट एंड इशू था। लेकिन जब वो कनेक्ट हुआ इस फैक्ट एंड इशू के साथ, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक सेम ट्रांजैक्शन बना, और सेम ट्रांजैक्शन बना मतलब कि ये रिलेवेंट हो गया। भाई बिल्कुल रिलेवेंट हुआ कि डी का लेके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस को समझाने के लिए, केस को और ज़्यादा डिटेलिंग में समझाने के लिए, है ना। तो ये होता है हमारा फैक्ट एंड इशू, जब है ना वो क्या करता है, फैक्ट जब फैक्ट एंड इशू के साथ कनेक्ट हो जाता है, जब फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है और एक ट्रांजैक्शन फॉर्म करता है, तो वो रिलेवेंट ही कंसीडर किया जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसा है कि जैसे मान के चलिए अभी केसरी रिसेंटली क्या हुई है, रिलीज हुई है केसरी 2, है ना। केसरी 2 की आई गेस आपने प्रोसीडिंग देखी हो, तो उसमें जब अक्षय कुमार जो होता है वो एक स्टेटमेंट देता है कि जो जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जो जेनोसाइड किया गया, उस जेनोसाइड के होने से कुछ टाइम पहले वहाँ उस लैंड के ऊपर से एक एयरशिप गुजरा था, एक प्लेन गुजरा था, ठीक है। ये प्लेन यही बता रहा था कि कुछ तो रीज़न है, यानी कि ये क्या है, जेनोसाइड है, ना कि है ना सिर्फ टेररिज्म को ख़त्म करने का कोई दूसरा नहीं। एक्चुअल में वो क्या कर रहा था, जानबूझ के वो इतना बड़ा इंसिडेंट करना चाहता था, जनरल डायर, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एरोप्लेन का उस लैंड के ऊपर से जाना, उस प्लेन का इस लैंड के जलियांवाला बाग के ऊपर से जाना कुछ भी नहीं है, जब तक कि आप सिंपल उसको देखो कि एक प्लेन गया, ठीक है, ये एक सिंपल सा फैक्ट है। लेकिन जब आप इस फैक्ट को इससे कनेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक सेम ट्रांजैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, एक सेम ट्रांजैक्शन कंसीडर किया गया,
ठीक है, और ये सेम ट्रांजेक्शन कंसीडर होने के साथ साथ क्या हो गया, रिलेवेंट भी हो गया। क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया। आई गेस आपको यहाँ तक अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या बताई गई है, यहाँ पर बताया गया है कि इट एक्सप्लेन हाउ फैक्ट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट कैन स्टिल बी इंपॉर्टेंट इफ दे आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। यानी कि फैक्ट डायरेक्टली कनेक्ट था क्या, ये जो एयरशिप वाला हमने एग्जाम्पल लिया, क्या ये फैक्ट डायरेक्टली कनेक्ट था, नहीं था, लेकिन जब ये कनेक्ट किया गया तो ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया, क्योंकि ये क्या था, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन था। ठीक है, जब वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो जाता है तो वो रिलेवेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। आई गेस आपको ये जो सेक्शन नंबर 4 का हमने इतना पार्ट जो पढ़ा था वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे क्या बताया गया है, वेयर दे अकर्ड एट सेम, वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। यानी कि ये जो फैक्ट की हमने बात की, ये फैक्ट सेम टाइम पर हो, डिफरेंट टाइम पे हो, सेम प्लेस पे हो, डिफरेंट प्लेस पे हो, ये इररिलेवेंट मटेरियल है। यानी कि इररिलेवेंट फैक्ट है कि भैया आपका इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो जो फैक्ट है वो कब हुआ। ठीक है, वो अगर सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है, कभी भी हुआ है, पहले हुआ है, बाद में हुआ है, तभी हुआ है, तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, इनको हम समझने के लिए इलिस्ट्रेशन भी देख ही लेते हैं। जैसे कि इलिस्ट्रेशन में अगर हम देखेंगे, जैसे बी वाला पहले इलिस्ट्रेशन देखेंगे इस टाइमिंग के समझने के लिए। जैसे कि क्या बोला है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसने क्या किया, ए ने एक फाइट स्टार्ट कर दी। ठीक है, बाई टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड insertion in which property is destroyed, troops are attacked and jail are broken open. The occurrence of these fact is relevant as forming of general transaction, though A may not have been present at all of them. यानी कि सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो ये बोल रहा है कि ए ने क्या किया, ए ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए उसने क्या किया, वॉर कर दी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उसने क्या किया, जेलों को ब्रोक किया। ठीक है, ट्रूप्स बेकार कर दिए, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये एक टाइम पे हुई होंगी क्या सारी, नहीं, एक टाइम पर नहीं हो सकती, क्योंकि ए जो है वो दोनों चीजें अलग अलग जगह पर कर रहा है, तो एक टाइम पे कैसे हो सकता है, और अलग अलग काम कर रहा है ना। लेकिन क्या है, ये सब क्या है, वॉर का ही तो हिस्सा है ना। तो ये जनरल ट्रांजेक्शन है, सेम ट्रांजेक्शन है, तो ये फैक्ट क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया, भले ही सेम टाइम पर किया हो, डिफरेंट टाइम पर किया हो। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से समझ में आ गई। अब एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि इलस्ट्रेशन 1 में दी गई है, उसको समझना जरूरी है। इलस्ट्रेशन 1 बोल रहा है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी। ए जो है बी के मर्डर का एक्यूज्ड है बाई बीटिंग हिम। क्यों, क्योंकि उसने उसको बीट किया, बीट करके मार दिया। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और द बाई स्टैंडर्ड एट द बीटिंग or so shortly before or after it as to form part of transaction is relevant fact। क्या बताया गया है, इसको हम समझते हैं। जैसे यहां पर लेते हैं एग्जांपल, यहां पर बोला है कि ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये है क्या, बी, ये बी है और ये है हमारा ए। ठीक है, अब ए ने क्या किया, बीट कर करके इस बी को मार दिया। अब यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, भीड़ जमा हो रखी है, क्योंकि इनमें फाइट हो रही थी। अब फाइट हो रही थी तो ये जितने भी बाई स्टैंडर्ड थे, ये जो आसपास के लोग खड़े हुए थे, वो सब इनको देख रहे थे। ठीक है, अब जो आगे वाले लोग हैं उनको तो ईजिली विजुअल हो जाएगा ये पूरा इंसिडेंट, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं उनको तो नहीं होगा, उनको तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो ये जो बोल रहा है वही ये सुन रहा है, और इस तरीके से इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है और पूरे इंसिडेंट इन सब को पता चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बस यहाँ पर इतना बताया गया है। राइट नाउ अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि भैया बाई स्टैंडर्ड ने जो कुछ भी कहा, ए ने जो कुछ भी कहा, बी ने जो कुछ भी कहा उस इंसिडेंट के दौरान,
वो सब क्या है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, और वो सब ही क्या है, रिलेवेंट है। ये सब क्या कहलाएगा, रिलेवेंट कहलाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सब। ठीक है, बाई स्टैंडर ने भी कुछ भी कहा, या फिर ए ने कुछ भी कहा, या फिर बी ने कुछ भी कहा, ये सब क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं हमारे सेक्शन नंबर 4 के। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये एक्सेप्शन है रूल अगेंस्ट हियर से एविडेंस का। क्या बोला गया, ये एक्सेप्शन है रूल अगेंस्ट हियर से एविडेंस का। इसका क्या मतलब है, अभी अभी हमने समझा कि भैया बाई स्टैंडर्ड जो कुछ भी कहे, ए ने जो कुछ भी कहा, बी ने जो कुछ भी कहा उस इंसिडेंट पे, वो सब क्या है, जनरल ट्रांजेक्शन को शो कर रहा है, और वो हमारा क्या माना जाएगा, वो हमारा रिलेवेंट फैक्ट में कंसीडर किया जाएगा। और इसका एक्सेप्शन, यही क्या है, एक्सेप्शन है किसका, हियर से एविडेंस का। हियर से एविडेंस का मीनिंग क्या है, हियर से एविडेंस का मीनिंग है कि भाई किसी ने कुछ भी बोला बिना उसकी पर्सनल नॉलेज के, यानी कि यही तो मीनिंग अभी हम समझे कि भाई ए ने जब क्या किया, बी का मर्डर किया, ए ने जब बी का मर्डर किया, तो यहाँ जो बाई स्टैंडर्ड थे, यहाँ पर जो बाई स्टैंडर्ड थे, उन्होंने ये चीज़ें देखी, लेकिन जो पीछे भीड़ थी, पीछे के जो लोग खड़े हुए थे, पीछे का जो जमावड़ा था, उसने तो ये नहीं देखा। उसने क्या करा, उसने कही हुई सुनी हुई बातों को ही एविडेंस की तरह ट्रीट करवाया। जैसे कि इसने देखा, इस पर्सन ने देखा, इसने इसको बताया, और इससे ये बात यहाँ तक पहुंची, तो इस पर्सन का कहा जाने वाला हर स्टेटमेंट एक एविडेंस की तरह माना जाएगा। ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा, भले उसने वो इंसिडेंट देखा हो या नहीं देखा हो। इसीलिए इस सेक्शन को हम एक्सेप्शन मानते हैं हियर से एविडेंस का। अब ये जो सेक्शन है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे भी बोला जाता है। ये जो ओरिजिनली ये टर्म जो था वो रोमन्स में यूज किया जाता था। इसका मतलब था कोई भी चीज का होना, करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है रेस गेस्टे का, रेस गेस्टे का मतलब है थिंग्स आर डन इन सेम ट्रांजेक्शन। जब कोई भी चीज सेम ट्रांजेक्शन में हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस गेस्टे। और यही रीजन है कि सेक्शन 4 को हम रेस गेस्टे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे होते हैं, और सेम ट्रांजेक्शन में होने वाली चीजों को हम एविडेंस भी मानते हैं। अगर हम बात करें फॉर एविडेंस टू बी कंसीडर अंडर रेस गेस्टे इट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस विथ इवेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये बाई स्टैंडर्ड था, ये बाई स्टैंडर्ड ऐसा ना हो कि ये जो बाई स्टैंडर्ड था ये घर पर गया, और घर पर जाने के बाद इसने किसी को कुछ बताया, और फिर ये जो जिसको बताया वो इंसान जाके जो भी स्टेटमेंट बोलेगा वो एविडेंस की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये जो चीज़ होनी चाहिए ये स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, बिना टाइम लैप्स के होनी चाहिए। ठीक है, और तभी इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, एविडेंस की तरह रिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, मीनिंग इट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट मेड आफ्टर अ सिग्निफिकेंट टाइम लैप्स। जब टाइम लैप्स होगा तो चांसेस हैं जो स्टेटमेंट हो वो फैब्रिकेटेड हों, झूठे हों, थोड़े बनावटी हों, थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करके सुनाया गया हो, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाएगा। यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रेस गेस्टे के कैरेक्टरिस्टिक में बात करेंगे तो ट्रांजेक्शन होना चाहिए, सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये कोई फैक्ट अलग है और ये फैक्ट कोई अलग है और इनको हम क्या कह रहे हैं, एविडेंस की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाई, जब ये ट्रांजेक्शन सेम होगा तभी रेलिवेंट माना जाएगा। कंटिन्यूटी में होना चाहिए, यानी कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, अभी की बात अभी ही पता चले ऐसा होना चाहिए। और इनके बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन। ट्रांजेक्शन तो तभी होगा जब कनेक्शन होगा। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन तभी होगा जब कनेक्शन होगा। तो यही चीज़ें आपको सेक्शन नंबर 4 बताता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया है सेक्शन नंबर 4, तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।